गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और इस गर्मी में पढ़ाई आपकी जैसे तैसे तो चली रही होगी। अब देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, हमारे पटना में भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। फिर गर्मी को साइड रखते हुए पढ़ाई करना तो ज़रूरी है। पढ़ाई पढ़ाई लिखाई इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो चलिए, आज लेक्चर नंबर 2 है। आपको तो पता याद तो है ना कि कौन सा लेक्चर है। लिविंग इन ऑर्गेनिज्म, क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है। और फर्स्ट लेक्चर हमने अपलोड कर दिया है, ये उसका सेकंड लेक्चर है। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है सर? फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है कि कितने तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ हैं। ठीक है, हमारे पृथ्वी पे कितने तरह के ऑर्गेनिज्म हैं। तो विटेकर के हिसाब से कितने ऑर्गेनिज्म हैं, चलिए बोलिए मेरे साथ। एक विटेकर के हिसाब से 5 तरह के ऑर्गेनिज्म हैं। पहला है मोनेरन्स, जो यूनिसेलुलर है। प्रोटिस्टा, जो कि वो भी यूनिसेलुलर है लेकिन यूकैरियोटिक है। सेकेंड है थर्ड है फंजाई। फोर्थ है प्लांटी। चौथा पाँचवीं है एनिमलिया, यानी एनिमल किंगडम के सारे। ठीक है, तो हमने 5 तरह के ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पे है। सबका काम है रिप्रोडक्शन करना। रिप्रोडक्शन का एक डिफिनेशन भी है। अच्छा, हमने 2 तरह की बात करी थी कि लिविंग और यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो। ठीक है, सबका मौत निश्चित है, मैंने सब ना एक दिन मरेंगे। तो मरेंगे कैसे? क्योंकि उनका एक जीवन से लेकर मृत्यु तक एक अंतराल है। ठीक है, जो जन्मा है वो मरेगा, और उस दोनों बीच की जो टाइमिंग है उसको लाइफ स्पैन कहते हैं। हर ऑर्गेनिज्म का अपना अपना लाइफ स्पैन है। ठीक है, बैक्टीरिया का अलग है, प्रोटिस्टा का अलग है, प्लांट का अलग है, एनिमल का अलग है। जैसा लिविंग है उसका अलग अलग लाइफ है। अच्छा, एनसीईआरटी में एक लाइन और भी कहती है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसके साइज से डिपेंड नहीं करता। जैसे मान लें कि जो पैरट है, पैरट यानी तोता, हमारे एनसीईआरटी में कहा है कोई 140 साल तक जी सकता है। लेकिन उसी साइज का जो कौवा है, क्रो है, वो मात्र 15 साल जीता है। तो साइज पे मत जाइएगा कि दोनों, या फिर हमारा आम का पेड़ जो मैंगो ट्री है और जो पीपल का ट्री है, या फिकस यानी बनियन का ट्री है, उन देखने में साइज बराबर है लेकिन दोनों का लाइफ स्पैन अलग अलग है। आम वाले जिएंगे अगर 100 साल जिएंगे, तो वही बनियन का ट्री 500 से 1000 साल जिएंगे। ठीक है, तो इसमें वो भी दिया है कि साइज़ पे डिपेंड नहीं करता, अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग जीते हैं। आज हमें जो बात करना है जैसे मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था लेक्चर 1 में। लेक्चर 1 आपने देखा होगा, तो मैंने कहा था कि कोई भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर वो बर्थ करता है, ठीक है, अगर वो बर्थ करता है तो वो डेथ जरूर करेगा। वो डेथ जरूर करेगा, ये सर्टेन है, ये एकदम निश्चित है, मरेगा ही मरेगा। लेकिन इन दोनों के बीच की जो टाइमिंग है वो हमने बांट दी थी। अगर ये बर्थ है तो ये है जुवेनाइल। जुवेनाइल है, जुवेनाइल मतलब किशोर अवस्था। या बच्चा है, मतलब बच्चा है का मतलब क्या है कि इसे रिप्रोडक्शन की कोई टेक्निक नहीं पता है। सेक्स क्या होती है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, बच्चा पैदा क्या करना होता है, ये इस एज तक किसी को पता नहीं होता। हम लोग भी इस फेज से गुजरे हैं, तो इस एज को कहते हैं जुवेनाइल फेज। उसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज आता है। इस फेज में क्या होता है कि जैसे जैसे हम ग्रो होते हैं तो हमारे सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होना शुरू होता है। हमारे सेक्स के प्रति हमारा ध्यान जाता है। ठीक, अपोजिट सेक्स को देख के, जैसे मैं लड़का हूँ, चाहे कोई लड़का है तो लड़की की तरफ देख के वो अट्रैक्टिव फील करेगा। अगर कोई लड़की है तो वो लड़के को देख के अट्रैक्टिव फील करेगी। यानी उसके अंदर रिप्रोड्यूस करने की, यानी प्यूबर्टी एज आ जाए, इसको कहते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी यहाँ पर लिख देते हैं, प्यूबर्टी स्टेज आ गया है, प्यूबर्टी स्टेज है, तो ये चलेगा। उसके बाद आता है सेनिसेंस का। सेनिसेंस कहते हैं बुढ़ापा का, सेनिसेंस। ठीक है, ये सेनिसेंस कहते हैं बुढ़ापे को। उसके बाद डेथ हो जाता है। ये इतनी बातें हमने करी थी। ठीक है, तो कोई भी लिविंग जो अच्छा, ये भी मैंने बताया था कि जो सिंगल सेल हो, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो। सिंगल सेल यानी प्रोटिस्टा या बैक्टीरिया वाली हो, या मल्टी सेलुलर यानी प्लांट्स हो, एनिमल हो, फंजाई हो, कोई भी, या फिर खाने वाला मशरूम ही क्यों ना हो, वो अगर बर्थ करता है, ठीक है, अगर वो बर्थ करता है तो वो करता है ग्रो। ठीक है, बीच में करता है ग्रो। अब ग्रो के बाद हो जाता है वो रिप्रोड्यूस। ठीक है, रिप्रोड्यूस, फिर हो जाता है डेथ। ठीक है, तो मुझे बस आपको इस ग्रो का मतलब समझाना है कि ये ग्रो है क्या। बोला कि बर्थ किया है, बर्थ के बाद वो एक स्टेज में अपने जैसा एक बच्चा पैदा कर देगा जिसको रिप्रोड्यूस, उसके बाद वो मर जाएगा। लेकिन ये ग्रो क्या है, ये ग्रो क्या करना वाकई ज़रूरी है? तो बोला कि हाँ, ये ग्रो करना वाकई ज़रूरी है। एक्चुअली में ग्रो होता क्या है, देखिए, अगर ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता, सिंगल सेल मतलब बैक्टीरिया वाली फैमिली,
बैक्टीरिया वाली फैमिली हो या प्रोटिस्टा वाली फैमिली हो, अगर कोई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता तो वो करता बर्थ, ठीक है, ग्रो यानी अपने साइज को बड़ा करता, ठीक है, फिर होता डिवीज़न, अपने जैसे दो बच्चे पैदा करते, अपने जैसे बच्चा करते, ठीक है, अपने जैसे बच्चा करते। तो इस ग्रो में होता क्या है कि इस ग्रो को ही कहते हैं अपने डीएनए कंटेंट को डबल करना, ठीक है, डबल करना। सोचिए, ध्यान सुनिए, अगर हम, जैसे मेरे दादाजी में 46 क्रोमोजोम हैं, मेरे पापा में 46 क्रोमोजोम हैं, मेरे अंदर 46 क्रोमोजोम हैं, मेरे आने वाले बच्चों में 46 यानी 46 क्रोमोजोम होंगे। अगर इसमें 46 क्रोमोजोम हैं तो इसमें भी 46 क्रोमोजोम है। जब ये दो हुआ तो इसमें भी 46 क्रोमोजोम आया, इसमें भी 46 क्रोमोजोम आया। इसमें एक्चुअली में हुआ क्या है कि इसमें 46 हो सकता है एक में ना ही आता, क्या जरूरी था, एक में ये चल जाता ना, एक में ना आता, चाहे इसमें कुछ कम हो जाता, ये 46 की जगह पर ये 20 होता और ये हो जाता 26 हो जाता, ऐसे करके आता ना। लेकिन नहीं, डीएनए कंटेंट हमेशा बराबर जाएगा। इस हम बस मुझे आपको इस ग्रो का मतलब समझा कि ग्रो एक्चुअली में है क्या। देखिए, ग्रो और है कुछ नहीं, जैसे रिप्रोडक्शन का एक और डिफिनेशन बहुत लोग आपको कहते हैं कि रिप्रोडक्शन का एक और मतलब होता है कि रिप्रोडक्शन का मतलब सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं होता है। बच्चे पैदा करना तो एक बहाना है, उस स्पीसीज़ का जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो अगले जेनरेशन तक पास करना है किसी भी तरह। तो वो कैसे जाएगा? वो जाएगा सिर्फ और सिर्फ बच्चे, एक बच्चे पैदा करके, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने जैसा एक बच्चा पैदा कर दें तो उसका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उसमें चला जाएगा, ठीक है। यहाँ हम ग्रो का मतलब समझाते हैं। जैसे कि ये है सेल, सेल के अंदर है न्यूक्लियस, ये सेल है, ये है न्यूक्लियस। पानी है, पानी से चलता नहीं है मार्कर। हाँ देखिए, ये है सेल, इसके अंदर है न्यूक्लियस के अंदर है क्रोमोजोम, ठीक है, इसके अंदर है क्रोमोजोम, मैंने लिख देता है यहाँ पे क्रोमोजोम है, इसके अंदर है क्रोमोजोम जो है वो बना होता है क्रोमेटिन बना होता है क्रोमेटिन फाइबर का, ठीक है। इसी क्रोमेटिन को हम लोग कहते हैं डीएनए। देखिए, डीएनए और कुछ नहीं होता, क्रोमोजोम कुछ नहीं होता है, वो डीएनए को ही क्रोमोजोम कहते हैं। अलग अलग स्टेज पे सबका अलग अलग नाम होता है, ध्यान रखिएगा। हमारे न्यूक्लियस में होता है सिर्फ और सिर्फ डीएनए। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके अंदर होता है डीएनए। किसी वायरस में आरएनए भी होता है, उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। लेकिन हमारी जो डीएनए है वो है, जो क्रोमोजोम है वो एक्चुअली में डीएनए है। डीएनए ही कंडेंस होकर बनता है क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन ही फाइबर ही कंडेंस होकर बनता है क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन ही कंडेंस होकर बनता है क्रोमोजोम। आप जब भी सेल के अंदर झांकने की कोशिश करेंगे आपको क्रोमोजोम कभी नहीं दिखेगा। क्रोमोजोम मात्र सिर्फ एक सिंगल स्टेज में दिखेगा, वो है मेटाफेज। सेल डिवीजन में पढ़े होंगे, प्रोफेज, मेटाफेज। तो उस मेटाफेज में थोड़े समय के लिए क्रोमोजोम आपको दिखता है, बाकी हमेशा 95% वो क्रोमेटिन के रूप में आपको दिखेगा, एकदम धागा के रूप में दिखेगा। क्रोमेटिन का मतलब होता है धागे के रूप में दिखेगा। इस डीएनए को मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। आपको पता है कि वाटसन एंड क्रिक, दो साइंटिस्ट हुए, वाटसन एंड क्रिक, ये दो साइंटिस्ट हुए थे, ठीक है। इन्होंने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया था, डबल हेलिकल मॉडल। यही डीएनए डबल हेलिकल मॉडल डीएनए दिया था, ठीक है। उन्होंने कहा था डीएनए जो डबल मॉलिक्यूल होता है और उसका बेस पेयरिंग चारगॉफ रूल के हिसाब से बेस पेयरिंग बराबर होता है। तो मैं इस धागे को ना थोड़ा फोल्ड करके अब सीधा करके दिखाता हूँ इसमें होता क्या है। मान लें कि डीएनए को मैंने सीधा कर दिया, इस डीएनए को सीधा, अब इसमें होती है बेस पेयरिंग न्यूक्लियोटाइड का, इसमें होता है बेस पेयरिंग न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। यहाँ पे है ए एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन,
थाइमीन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, और बढ़ा देते हैं, साइटोसिन, थाइमीन। ठीक है, तो ये एक धागे पे है, इसके हूबहू अपोजिट साइड में ये भी होगा। अगर ये है तो इधर टी होगा। एडेनिन है, ये रूल है ना कि एडेनिन के साथ साथ थाइमीन होता है और साइटोसिन के अपोजिट में ग्वानोसिन होता है। तो एडेनिन है तो थाइमीन चाहिए, थाइमीन है तो एडेनिन चाहिए, यहाँ पे एडेनिन डालिए। अगर ग्वानिन है तो साइटोसिन चाहिए, अगर साइटोसिन है तो ग्वानिन चाहिए, थाइमीन है तो एडेनिन चाहिए, थाइमीन है तो एडेनिन चाहिए, एडेनिन है तो थाइमीन चाहिए। ठीक है, ग्वानिन है तो साइटोसिन चाहिए, साइटोनिन है तो ग्वानिन चाहिए, साइटोसिन है तो ग्वानिन चाहिए, थाइमीन है तो एडेनिन चाहिए। यही होता है डीएनए में, ये इस तरह का होता है, बेस पेयरिंग के साथ होता है। ठीक है, इसको मैं जोड़ देता हूँ, सबको मैं जोड़ देता हूँ। यहाँ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में आपको नहीं दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ इस तरह के लेके चलता हूँ। अब इसमें होता है, मैं आपको ग्रो का मतलब समझाता हूँ। ग्रो का मतलब क्या हुआ। अब इसमें होगा डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, इसमें होगा डीएनए रेप्लिकेशन। ये जैसा डीएनए है अपने जैसा एक और डीएनए बनाएगा। देखिए कैसे बनाता है डीएनए, देखिए कैसे बनाता है डीएनए। मैं इस धागे को खोलने की कोशिश करता हूँ, मैं इसको खोलता हूँ, मैं खोल दिया धागे को। देखिए मैं धागे खोल दिया। लिखिए ATGC, ए लिखिए यहाँ पे ATGC, यहाँ तक मैं आ गया। फिर TTAG, फिर CCT। ठीक है, मैं यहाँ आ गया ना। इसको इधर लिखिए, ये जो डबल हेलिकल बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूटता है, ये थ्रेड अलग अलग होता है, तो मैंने अलग अलग कर दिया है। ठीक है, AT, अब यहाँ पे A है, वहाँ पे T आएगा ना, T है, T के जगह पे A है, G के जगह पे क्या है, C होगा, G के जगह पे क्या होगा, C होगा, T के जगह पे A होगा, T के जगह पे A होगा। ठीक है, यहाँ पे A है तो T होगा, यहाँ पे G है तो C होगा, यहाँ पे C है तो G होगा, यहाँ पे C है तो G होगा, यहाँ पे T है तो A होगा। मिला, ये दम हुबहू है ना। ATGGTT, ATGGAT, यहाँ पे G है क्या, अच्छा यहाँ पे C लगा दीजिए। चलिए ठीक है, C, यहाँ पे C है तो यहाँ पे G लगा देते हैं। हाँ, ATGCTT, ATGCTT, एकदम बराबर, हूबहू मैंने वही लिखा है। अब डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है कि दो थ्रेड अलग हुए ना तो अपने जैसा रेप्लिकेशन शुरू कर देता है। देखिए ऐसे ऐसे अपना रेप्लिकेशन शुरू कर देता है। ठीक है, एप्लीकेशन शुरू करता है। तो जो जैसा मैंने बेस पेयरिंग सिखाया था, टी की जगह पे ए होगा और सी की जगह पे सी होगा, जी की वजह से। तो जोड़िए, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे टी लगाइए, यहाँ पे टी है तो यहाँ पे ए लगाइए, यहाँ पे जी है तो यहाँ पे सी लगाइए, यहाँ पे सी है तो जी लगाइए, यहाँ पे टी है तो ए लगाइए, यहाँ पे टी है तो ए लगाइए, यहाँ पे ए है तो टी लगाइए, यहाँ पे जी है सी लगाइए, सी लगाइए, यहाँ पे सी है तो जी लगाइए, यहाँ पे सी है तो जी लगाइए, यहाँ पे टी है तो ए लगाइए। ठीक है, ये हो गया डीएनए रेप्लिकेशन, एक जैसा हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे टी है तो यहाँ पे ए लगाइए, ए है तो टी लगाइए, जी है जी लगाइए, जी है सी लगाइए, ए है तो टी लगाइए। ठीक है, ए है तो टी लगाइए, टी है तो ए लगाइए, सी है जी लगाइए, जी है तो सी लगाइए, जी है तो सी लगाइए, सी लगाइए, ए है तो टी लगाइए। देखिए एक डीएनए था, इस डीएनए को मैंने रेप्लिकेट का मतलब क्या है कि डबल कर देना, रेप्लिकेट मतलब उसके जैसे कॉपी बना देना। एक डीएनए को मैंने 2 कॉपी बना दिया। देखिए मैंने 2 कॉपी बना दिया है, ये दोनों आपस में दोनों अलग अलग कॉपी हैं। ये दोनों मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। देखिए दोनों 2 अलग अलग कॉपी मैंने बना दिया है। एक ही सेल है, देखिए एक ही सेल था, इसके अंदर मैंने 2 डीएनए बना दिया है। सॉरी, देखिए मतलब एक ही सेल था, ठीक है, एक ही सेल था, इसमें एक डीएनए था। अब मैंने क्या किया कि इस सेल में मैंने 2 तरह का डीएनए बना दिया है, मैंने 2 तरह का डीएनए बना दिया है।
ठीक है, इसमें दो तरह का, अब दो तरह का डीएनए जो बना दिया है तो एक ही सेल में एक डीएनए रहेगा ना, दो तरह का डीएनए नहीं रहेगा। तो इसी 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 डीएनए को इसी डबलिंग को हम लोग ग्रो कहते हैं, इसी को हम लोग ग्रो कहते हैं। एक सेल बन, तो जब ये डिवाइड होगा ना तो एक सेल यहाँ एक सेल यहाँ, और एक वाला ये ए है ये बी है, तो ए वाला डीएनए इसमें आ जाएगा और ए वाला बी डीएनए इसमें आ जाएगा। इसीलिए अगर ये 46 क्रोमोसोम था ना तो ये डबल करके यहाँ 46 बना, यहाँ 46 बना, फिर 46 यहाँ आ गया, फिर 46 यहाँ आ गया। इसी तरह इसी को डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं और इसी को बायोलॉजी में ग्रो कहते हैं, इसी को बायोलॉजी में ग्रो कहते हैं। ग्रो का मतलब यही होता है। अब देखिए अब मैं देखिए मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ आपसे। ध्यान से सुनिए, कोई भी सेल अगर वो डिवाइड करता है तो कुछ स्टेज से होके गुजरता है, ठीक है। अगर वो सिंगल सेल है, अगर वो सिंगल सेल है, ये इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। मैं ये सब लिखने में फिर मैं एक समरी में आपको बताऊँगा कि इसमें क्या कर। देखिए कोई भी सेल है वो सेल के बाद होगा ग्रो, ग्रो के बाद होगा डिवीजन, ठीक है, फिर ये सेल होगा ग्रो, ये भी होगा ग्रो, फिर इसका होगा डिवीजन, इसका होगा ग्रो, इसका होगा डिवीजन। समझ गए? देखिए ये सेल था, ओरिजिनल सेल था, इसका हो गया ग्रो। ग्रो का मतलब इसमें डीएनए कंटेंट डबल हो गया, ये अलग अलग आया, इसमें डीएनए इसमें आ गया, इसका डीएनए इसमें आ गया, फिर इसमें ग्रो हुआ, फिर इसमें डीएनए डबल हो गया, फिर एक डीएनए इसमें चला गया, फिर एक डीएनए इसमें चला गया, ये हमेशा निरंतर चला गया। अगर ये सिंगल सेल है तो सिंगल सेल है, पैदा हुआ, ग्रो किया, डिवाइड किया, 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 ये हमेशा सिलसिला चला रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि जो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं ये इस लाइन को फॉलो नहीं करते हैं। कौन से लाइन को? बर्थ, ग्रो, रिप्रोड्यूस, फिर डेथ। जो सिंगल सेल वाले हैं ये डेथ तक पहुंचते ही नहीं है। कहाँ देखिए तो ओरिजिनल सेल जो था उसका डेथ कहाँ हो रहा है? अब मुझे बताइए। ये ग्रो था, ये पैदा किया, ये ग्रो किया, ग्रो के बाद डिवीजन हो गया, इसको मरने का मौका कहाँ मिला? फिर वही जो पैदा हुआ वो ग्रो किया, फिर भी। इसी कहते हैं कि सिंगल सेल जो होते हैं वो इमोर्टल्स होते हैं, वो कभी नहीं मरते हैं। सिंगल सेल जो है वो कभी नहीं मरते हैं। एक्चुअली मरने का डिफिनेशन क्या है कि जैसे मैं हूँ, मैं मरूंगा, मेरे शरीर का सारा ऑर्गन, लीवर, फेफड़ा, सेल ऑर्गेनिज्म, सेल वॉल, डीएनए कंटेंट सब कुछ मर जाएगा, सड़ गल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन इनका कहाँ मर रहा है बताइए? बर्थ हुआ, ग्रो हुआ, डिवाइड हुआ। तो इसी में कहते हैं कि जो सेल डिवीज़न है, जो सिंगल सेल के लिए रिप्रोडक्शन ही सेल डिवीज़न है। सेल डिवीज़न यही इसका सेल डिवीज़न है। रिप्रोडक्शन ही सेल डिवीज़न है, सेल डिवीज़न ही रिप्रोडक्शन सिंगल सेल में, ठीक है। अगर हम मल्टी सेलुलर होते हैं तो पूरा बॉडी तो होता है, लेकिन रिप्रोड्यूस करने वाला, बच्चे पैदा करने वाला डीएनए किसी खास ऑर्गन में होता है, वो इन्वॉल्व होता है। डीएनए वो इस तरह का रिप्रोड्यूस करने के लिए खास तरह का ऑर्गन होता, वो उसमें पार्टिसिपेट कर, बाकी शरीर मर जाता लेकिन वो पार्टिसिपेट करता, ठीक है। आप समझ गए? इसके बाद हम लोग चलते हैं एक थ्योरी पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, उसको कहते हैं विस्मान थ्योरी, ठीक है, विस्मान थ्योरी, ठीक है। मैं ये सब समरी में आपको एक बार और बता दूंगा, पहले चलते हैं हम लोग विस्मान थ्योरी क्या है। देखिए विस्मान थ्योरी क्या है। एक साइंटिस्ट हुए
उनका नाम था विस्मान, और उन्होंने एक थ्योरी दिया था, थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म। ठीक है, उन्होंने दिया था थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म। विस्मान एक बायोलॉजिस्ट हुए थे, उन्होंने एक थ्योरी दिया था जर्म प्लाज्म। बायोलॉजी में ज़्यादातर जो थ्योरी जो लॉ देता है ना, उसको ज़्यादातर लोग थ्योरी ही कहते हैं। इसमें बहुत कम ही कॉन्सेप्ट हैं जिसको लॉ कहा गया है। जैसे कि मेंडल का दिया हुआ जो थ्योरी था उसे लॉ कहा गया, मतलब यूनिवर्सल लॉ है। हालांकि वो भी एक लॉ नहीं है, उसमें भी कई सारे एक्सेप्शंस हैं, लेकिन फिर भी लोग मेंडल्स लॉ कहते हैं। इसलिए इनका भी जो थ्योरी है उसको थ्योरी कहते हैं, ना ये हाइपोथेसिस है ना ये लॉ है, ये थ्योरी है। मतलब इनका कहना है कि जो भी हमारा बॉडी है बॉडी जो है दो चीज़ से बना हुआ है। एक कहते हैं जर्म, एक कहते हैं जर्म, एक कहते हैं सोमा। ठीक है, एक कहते हैं जर्म, एक कहते हैं सोमा। तो इनका कहना है कि जो सोमा है, सोमा का मतलब होता है बॉडी, सोमा का मतलब होता है बॉडी, सोमा का मतलब होता है बॉडी, सोमा का मतलब होता है बॉडी। तो इनको कहना है कि जैसे एक ऑर्गेनिज्म में बर्थ लिया, बर्थ से लिया डेथ, बर्थ से लिया डेथ, ठीक है, सोमा तो डेथ हो जाएगा, ये मर जाएगा। ठीक है, सोमा मर जाएगा, लेकिन जो ये जर्म है वो नहीं मरेगा। ये क्या कह रहे हैं, बात कुछ पल्ले नहीं पड़ रही। अरे मरना तो पूरा मरेगा ना भाई, क्या नहीं मर रहा है। तो इन्होंने कहा कि देखिए अगर ऐसा होता तो 1964 में मेरे फादर ने जन्म लिया था। 1964 में मेरे फादर ने जन्म लिया था, ठीक है, और उनकी मौत हुई थी 2012 में। ठीक है, 2012 में। तो उनके बाद तो हम लोग तो आते ही नहीं, हमारे जनरेशन तो शुरू होता नहीं, उनका तो पूरा बॉडी ख़त्म हो गया होता। उनकी बॉडी में ऐसा क्या है जिनकी वजह से उन मरने से पहले अपने जैसे एक अंश, जैसे हमारे भाई बहन उन्होंने छोड़ गए और उनका पूरा शरीर मर गया, कुछ तो छोड़ा होगा। तो ये कॉन्सेप्ट वही कहता है कि जो हमारी बॉडी है वो बॉडी तो मर जाएगी, लेकिन बॉडी के अंदर एक ऐसा जर्म है, एक ऐसा कुछ है पदार्थ, इसको फैक्टर कहिए, क्रोमोजोम कहिए, चाहे कुछ भी कहिए, वो नहीं मरता है, वो बस जेनरेशन टू जेनरेशन पास होते रहता है, जेनरेशन टू जेनरेशन पास्ड ऑन। ठीक है, जेनरेशन टू जेनरेशन पास्ड ऑन होते रहता है। वो है क्या, ये वही और कुछ नहीं है, बस वही वो डीएनए कंटेंट है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है, और यहीं से रिप्रोडक्शन का एक और नया डिफिनेशन आता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन का एक और नया डिफिनेशन आता है। अब ये विस्मान साहब का हमें थैंक्स बोलना चाहिए कि उन्होंने हमें एक ऐसे थ्योरी की तरफ ध्यान बटाया। पहले के लोग से कहते थे कि रिप्रोडक्शन का सिर्फ एक ही मतलब है, रिप्रोडक्शन का सिर्फ एक ही मतलब है, रिप्रोडक्शन का सिर्फ एक ही मतलब है कि टू गिव यंग वन, अपने जैसे को पैदा करना। लेकिन अपने जैसे पैदा करके क्या करते हैं, तो वो कहते हैं कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पास करते हैं। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है क्या? मैंने जो आपको थोड़ी सी जो डीएनए के बारे में जो बताया था, बस उसको ध्यान में रखिए दिमाग में, और मेरी बातों को ध्यान से सुनने की कोशिश करिए कि ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है क्या, एक्चुअली में किसे कहते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। विस्मान साहब को मैंने यहाँ रीरेज कर रहा हूँ, आप जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को समझने की कोशिश करिए। ये जो रिप्रोडक्शन चैप्टर है ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और बहुत ही लंबा चैप्टर है, इस पर जितना भाषण दिया जाए उतना कम है। मैं हो सकता है मेरी भाषण आपको तो लेंदी लग रही हो, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली में रिप्रोडक्शन है क्या। रिप्रोडक्शन सेक्स करना, सेक्स में मजे लेना नहीं है, रिप्रोडक्शन का एक बहुत गहरा राज है। ठीक है, इसको चीज़ को समझने की कोशिश करिए। पूरी जो बायोलॉजी है एक, मैं उसे एक ही चैप्टर मानता हूँ, वो है इवोल्यूशन। ऐसे तो 30, 35, 40 पता नहीं कितने चैप्टर हैं एनसीईआरटी में, लेकिन मैं पूरे को बस एक ही चैप्टर मानता हूँ, वो है इवोल्यूशन। अब देखिए, मैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है क्या? एक कॉन्सेप्ट है उसी में
कि जो हमारा डीएनए है, जो हमारा जो डीएनए है वो बनाता है एमआरएनए, एमआरएनए ये बनाता है प्रोटीन, ठीक है, ये बनाता है प्रोटीन, ये फिर ये बनाता है इंजाइम, इंजाइम से सबस्ट्रेट ये बनता है प्रोडक्ट, कैटलिस्ट है। अब देखिए ये है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये एक ऑर्गेनिज्म है। अब देखिए जैसा डीएनए वैसा एमआरएनए, वैसा जैसा एमआरएनए वैसा प्रोटीन, वैसा जैसा प्रोटीन वैसा इंजाइम, वो इंजाइम कैटलिस्ट का काम करेगा, वैसा प्रोडक्ट बनाएगा। अब देखिए ये इंसान है, तो हम जानते हैं कि इंसान इंसान को पैदा करता है, तो चलिए मैंने इंसान को इंसान पैदा कर दिया, ठीक है, ये इंसान को इंसान पैदा कर दिया, इसको कहते हैं लाइक बिगेट्स, लाइक बिगेट्स लाइक, जो जैसा है वैसा पैदा कर दिया। हमें बनाना है हाथ, हमने बना दिया हाथ, हाथ को बनाने वाला जीन, जो जीन का इन्फो, जो क्रोमोजोम, जो ये क्रोमोजोम पे जो जीन इन्फॉर्मेशन है, हाथ को बनाने वाला, जैसे मेरा हाथ ये है 2.5 फीट का है, तो 2.5 फीट का हाथ मेरे बच्चे में आएगा, चाहे पापा का 2.5 फीट हाथ है, मेरे भी 2.5 फीट आ गए, तो हाथ बनाने वाला इन्फॉर्मेशन डीएनए में मौजूद है, तो हाथ के बदले हाथ आ गया, पैर के बदले पैर आ गया, सर के बदले सर आ गया, बाल आ गया, नाक आ गया, आँख आ गया, सारे ऑर्गन्स आ गए, टेस्टिस आ गए, अगर फीमेल होती तो ऑर्गन आता, इन्फॉर्मेशन आता, ठीक है। अब हम बच्चा पैदा हुए तो हमें पता है कि हमें बड़े होकर मुर्गा खाना है, मीट खाना है, सब्ज़ी खाना है, हमें ये पता होता है कि क्या नहीं खाना है, क्या नहीं खाना है, हमें ये पता होता है कि कौन सी हथियार हमारे यूज़फुल है, कौन से हथियार हमारे लिए ख़तरनाक हैं, ठीक है। हम पहले जब पैदा थे तो हम पत्ते पहनते थे, अब हम लोग घर में सोते हैं, एसी में सोते हैं, गाड़ी चलाते हैं, ये इन्फॉर्मेशन जो है वो पास ऑन होते रहता है जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन टू जनरेशन पास होते रहता है, तो इसी को कहते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, एक बैक्टीरिया भी है ना, तो बैक्टीरिया में जो डीएनए है, बैक्टीरिया में जो डीएनए है वो भी जनरेशन में पास करती है। ये बैक्टीरिया को पता है कि मैं थर्मोएसिडिक हूँ, मेरा इन्वायरमेंट कैसा है, अगर मैं ज़्यादा तापमान वाले इन्वायरमेंट में रहती हूँ तो मेरा बच्चा भी उसी इन्वायरमेंट में रहेगा, अगर मैं एसिडिक वाले माहौल में रहती हूँ तो मेरा बच्चा भी एसिडिक वाले में ही रहेगा, मैं जो खाती हूँ मेरा बच्चा भी वही खाएगा, अगर मैं फोटोसिंथेटिक हूँ, अगर मैं फोटोसिंथेटिक हूँ तो मेरा बच्चा भी फोटोसिंथेटिक ही होगा, ये भी फोटोसिंथेटिक ही होगा, ठीक है। अगर मैं कीमोसिंथेटिक हूँ तो मेरा बच्चा भी कीमोसिंथेटिक ही होगा। जो बच्चे में जो डीएनए था इस ऑर्गेनिज्म चलाने वाला, यही डीएनए अगर इसमें भी आया है, तो यही इन्फॉर्मेशन को कहते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को पास करना, एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में, इसी को कहते हैं जेनेटिक पास करना। तो रिप्रोडक्शन का क्या एक और डिफिनेशन आया कि रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच वन ऑर्गेनिज्म गिव सिमिलर ऑर्गेनिज्म टू इटसेल्फ, ये पहला डिफिनेशन हो गया। सेकंड डिफिनेशन क्या हुआ कि द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है, वाया सिमिलर स्पीसीज, ये एक दूसरा डिफिनेशन हो गया। रिप्रोडक्शन का मतलब एक ही हुआ। चलिए मैं रिप्रोडक्शन का यहाँ पे डिफिनेशन आपको लिख देता हूँ, समझिए आप लोग रिप्रोडक्शन का यहाँ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का मैं यहाँ पे एक बार डीएनए का वो बना कर दिखा देता हूँ आपको कि जब मान लें कि जैसा डीएनए था, ये डीएनए जैसा डीएनए था वैसा एमआरएनए बनाया, मतलब एमआरएनए वैसा प्रोटीन बनाया, वो प्रोटीन एंजाइम बनाया, वो सब कुछ बना। हमारे जो मेरे पापा में गुण था वो सारे गुण मेरे अंदर आया है। एग्जैक्टली नहीं आया लेकिन कुछ कुछ ऐसा गुण है, ठीक है। एग्जैक्टली नहीं कहिएगा, जैसे मैं अपने पापा के जैसा नहीं दिखता हूँ, लेकिन इंसान तो हूँ ना, मेरे पापा इंसान थे, मैं भी इंसान हूँ, कुछ तो डिफरेंस आएगा, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो कुछ डिफरेंस आएगा, मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंस क्यों आता है, इसको कहते हैं वेरिएशन। लेकिन बहुत सारे गुण तो हैं, इंसान थे तो मुझे इंसान पैदा किया, तो उनके अंदर जो कुछ गुण थे वो मेरे में भी आ गया, फिर मेरे जो बच्चे आएंगे मेरा कुछ गुण था उसमें चला जाएगा, विथ लिटिल वेरिएशन, कुछ वेरिएशन के साथ वो गुण उनके में पास हो जाएगा, हरकतें वही रहेंगी, ठीक है, हरकतें सब वही रहेंगी, इसको कहते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको दोनों डेफिनेशन आपको लिख देता हूँ कि यहाँ पे दोनों डेफिनेशन का मतलब क्या है। चलिए पहला डेफिनेशन आप अपने कॉपी पे लिख लीजिए।
लिखिए, पहला डिफिनेशन मैं लिख रहा हूँ। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस in which one organism give young one या offspring similar to itself, अपने जैसा एक सिमिलर यंग वन दे रहा, ठीक है, यानी दैट इज लाइक बिगेट्स लाइक। दूसरा डिफिनेशन है reproduction is a biological process in which genetic information passed on from one generation to another with minute मतलब थोड़ा सा minute वेरिएशन। देखिए दोनों डिफिनेशन देखिए। पहला कहता है रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें इन विच एक ऑर्गेनिज्म यंग वन, एक बच्चे को जन्म देता है अपने जैसा, उसे कहते हैं लाइक बिगेट्स लाइक। दूसरा डिफिनेशन रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन था वो पास ऑन होता है, वो आगे बढ़ता है जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन से अगले जनरेशन, फिर अगले जनरेशन, विथ माइन्यूट वेरिएशन, हल्के से बदलाव के साथ, ठीक है, कुछ अंतर के साथ, एकदम एग्जैक्ट नहीं। रोहित नहीं पैदा कर सकता, रोहित एक बच्चे को पैदा करेगा जो मेरा बेटा होगा बेटी होगी, वो माइन्यूट वेरिएशन के साथ पैदा होगी, ठीक है, उसे कहते हैं माइन्यूट वेरिएशन, ठीक है। यही रिप्रोडक्शन का दो डिफरेंस है। तो पहले लेक्चर में हमने बात करी थी ऑर्गेनिज्म कितने तरह के हैं, उनके लाइफ स्पैन क्या है, ठीक है। हम दूसरे में हमने रिप्रोडक्शन का जो डिफिनेशन है उसको हमने क्लियर किया, रिप्रोडक्शन एक्चुअली में है क्या, ठीक है। अब यहाँ से हम जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 3, उसमें हम बात करेंगे कि कितने तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, किस ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उसका हैबिट क्या है, ठीक है। हवा में रहने वाला ऑर्गेनिज्म, पानी में रहने वाला ऑर्गेनिज्म, धरती पर रहने वाला, पेड़ पर रहने वाला, जंगल में रहने वाला, झाड़ी में रहने वाला, गुफाओं में रहने वाला, बिल में रहने वाला, जो ऑर्गेनिज्म जहाँ है अपने हिसाब से उन्होंने एक तरीका ढूंढ निकाला है, अपना मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ठीक है। सबका अपना तरीका है, लेकिन कुछ जो अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो उन सारे में सिमिलर पैटर्न होंगे। वो पैटर्न क्या है मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा लेक्चर आपको समझ में आया, कुछ कमी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपको जो भी समझ में नहीं आया आप अपने कमेंट्स में बता दीजिए। मैं आपका नाम लेते हुए अपना नाम, जगह का नाम बता दीजिए कमेंट्स में, आपके लिए स्पेशली मैं वो वीडियो बना दूंगा और मैं अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पे। थैंक यू, बाय।